हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, मैं राहुल मंडल साथ करता हूँ आप सभी को इस सुपर 30 MCQs सेशन में। तो आज हम लोग इस सेशन में 30 MCQs को देखेंगे, ठीक है, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करूँगा ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चलते रहेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ साथ हमारा ये हर वीक मॉक टेस्ट, ठीक है, चल रहा है, तो आप इसका एडवांटेज ले सकते हो। तो ये पेड कोर्स है, डिस्क्रिप्शन पर आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा, तो आप जाकर चेक कर सकते हो। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। ये UGC नेट दिसंबर एग्ज़ाम जितनी तारीख तक होगा ये उतना तारीख तक ये एक्सटेंड होता रहेगा, तो आप इसका एडवांटेज ले सकते हो। तो अभी से पढ़ाई शुरू कर दो जिन लोगों ने दिसंबर की तैयारी कर रहे हो, और आपको भी पता है कि ये दिसंबर में नेट नहीं होगा, ठीक है, तो ये बहुत लंबा जाएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। ओके, रुको क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक जोक्स याद आ गया, तो उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि आप लोग बताओ कि कौन सा ऐसा शब्द है जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भी इसको गलत माना है। कमेंट सेक्शन पर जरूर बताओ। तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। Consider the following statements in the light of Husserl's concept of phenomena and mark the correct code। तो निम्नलिखित कथनों पर हुर्सल की फेनोमेना की अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में विचार कीजिए और सही कोड का चयन कीजिए। तो ऑप्शन 1, फेनोमेना इज ए सब्सटेंशियल यूनिटी दैट हैज़ रियल प्रॉपर्टीज, रियल पार्ट्स एंड रियल चेंजेस। मतलब फिनोमेना एक द्रव्यभूत एकता है जिसमें वास्तविक गुण, वास्तविक अंश एवं वास्तविक परिवर्तन होता है। ऑप्शन 2, फेनोमेना इज नो सब्सटेंशियल यूनिटी दैट हैज़ नो रियल प्रॉपर्टीज, नो रियल पार्ट्स एंड नो रियल चेंजेस। मतलब कि फिनोमेना एक अद्वैभूत एकता है जिसमें वास्तविक गुण, वास्तविक अंश और वास्तविक परिवर्तन नहीं होता है। मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन का कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है। और नंबर 3, फेनोमेना हैव नो नेचर बट ओनली एसेंस। मतलब फिनोमेना का कोई स्वरूप नहीं है, केवल सार है। या फिर ऑप्शन 4, फेनोमेना हैज़ नो एसेंस बट ओनली नेचर। मतलब फिनोमेना का कोई सार नहीं है, केवल स्वरूप है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हुर्सल के अकॉर्डिंग? तो हुर्सल का जो फिनोमेना का जो धारणा है वो यही है कि फिनोमेना एक अद्वैभूत एकता है जिसमें वास्तविक गुण, वास्तविक अंश और वास्तविक परिवर्तन नहीं होता है, और फिनोमेना का कोई स्वरूप नहीं है, केवल सार है। तो देखो ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 आर करेक्ट। तो ये कहाँ पर है? ऑप्शन 2 पर, राइट। तो ऑप्शन 2 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हुर्सल का जो फेनोमेनोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है उसको ट्रांसेंडेंटल फेनोमेनोलॉजी भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखो कि ट्रांसेंडेंटल फेनोमेनोलॉजी इज एसोसिएटेड विथ हुर्सल, ठीक है। अब अगला प्रश्न, हाइडेगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? मतलब व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू विथ रेफरेंस टू हाइडेगर। तो ये भी फेनोमेनोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो ऑप्शन 1 कि फेनोमेना आर व्हाट मेक अप बीइंग व्हाइल बीइंग इज ऑलवेज द बीइंग ऑफ सम एंटिटी। मतलब फिनोमेना से निर्मित है जबकि सत्य कभी भी किसी सत्य को तत्व नहीं है। क्या ये स्टेटमेंट सही है हाइडेगर के अकॉर्डिंग? या फिर ऑप्शन 2, फिनोमेना सत्य से परे है जबकि सत्य कभी भी किसी सत्य का तत्व नहीं है। मतलब फेनोमेना आर बियॉन्ड बीइंग व्हाइल बीइंग इज नेवर द बीइंग ऑफ सम एंटिटी। या फिर ऑप्शन 3, फेनोमेना आर डिवॉइड ऑफ बीइंग व्हाइल बीइंग इज डिप्राइव्ड ऑफ एंटिटी। मतलब फिनोमेना सत्य से शून्य है जबकि सत्य तत्व से वांछित है। या फिर ऑप्शन 4, फिनोमेना और सत्य एक से और समान है। फिनोमेना एंड बीइंग आर वन एंड द सेम। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो हाइडेगर का जो फेनोमेनोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट है उसको ऑन्टोलॉजिकल फेनोमेनोलॉजी ये कहा जाता है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग ये फिनोमेना से निर्मित है
जबकि सत कभी भी किसी सत का तत्व नहीं है। मतलब जो ऑप्शन 1 है वही इसका करेक्ट आंसर है। फेनोमेना आर व्हाट मेक अप बीइंग व्हाइल बीइंग इज ऑलवेज द बीइंग ऑफ सम एंटिटी। जब हम लोग कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो कॉन्शियसनेस ऑफ समथिंग इसकी बात करते हैं, और यहाँ पर देखो बीइंग की हम बात कर रहे हैं तो बीइंग ऑफ सम एंटिटी। ठीक है, तो ये भी याद रखो। ओके, अब अगला प्रश्न। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू विटगेनस्टाइन एंड मार्क द करेक्ट कोड। तो विटगेनस्टाइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कोड का चयन कीजिए। तो ऑप्शन 1, वर्ल्ड इज टोटलिटी ऑफ फैक्ट्स एंड नॉट ऑफ थिंग्स। मतलब जगत तथ्यों की समग्रता है, वस्तुओं की नहीं। ऑप्शन 2, वर्ल्ड इज टोटलिटी ऑफ थिंग्स एंड नॉट ऑफ फैक्ट्स। मतलब जगत वस्तुओं का समग्रता है, तथ्यों का नहीं। या फिर ऑप्शन 3, द मीनिंग ऑफ ए वर्ड लाइज इन इट्स यूज। मतलब शब्दों का अर्थ उसके प्रयोग में निहित है। या फिर ऑप्शन 4, द यूज ऑफ ए वर्ड लाइज इन इट्स मीनिंग। मतलब शब्दों का प्रयोग उसके अर्थों में निहित है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो फ्रेंड्स, विटगेनस्टाइन के अनुसार देखो, वर्ल्ड इज टोटलिटी ऑफ फैक्ट्स एंड नॉट ऑफ थिंग्स, ये तो बिल्कुल सही है, राइट। अगर आप लोगों ने TLP जो ग्रंथ है ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस, तो वहाँ पर ये साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 सही है, तो ऑप्शन 2 ये डिलीट हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 ये दोनों तो डिलीट हो जाएगा, राइट। अब 1 या फिर 3। तो फ्रेंड्स, विटगेनस्टाइन के अनुसार द मीनिंग ऑफ ए वर्ड लाइज इन इट्स यूज। ठीक है, तो ये सही है। द यूज ऑफ ए वर्ड लाइज इन इट्स मीनिंग ये नहीं है, तो ऑप्शन 3 ये करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो 1 और 3 कहाँ पर है? तो देखो ऑप्शन 3 पर है, राइट। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न। ओके, अब कमेंट सेक्शन पर ये बताओ कि विटगेनस्टाइन का द मीनिंग ऑफ ए वर्ड लाइज इन इट्स यूज ये कौन सा ग्रंथों में उल्लेख किया गया है। अब अगला प्रश्न। न्याय के अनुसार हेत्ताभास व्यवधान उत्पन्न करता है कि हेत्ताभास अकॉर्डिंग टू द न्याय ऑब्स्ट्रैक्ट्स। तो ऑप्शन 1, इन्फरेंस ओनली, मतलब अनुमान, मात्र अनुमान में। ऑप्शन 2, कारण ऑफ इन्फरेंस ओनली। या फिर ऑप्शन 3, एदर इन्फरेंस और कारण ऑफ इन्फरेंस। या फिर ऑप्शन 4, परामर्श ओनली। तो कहाँ पर ये हेत्ताभास व्यवधान उत्पन्न होता है? तो फ्रेंड्स, न्याय दर्शन के अनुसार हेत्ताभास का जो व्यवधान है, ठीक है, वो उत्पन्न होता है या तो अनुमान में या अनुमान के जो कारण है वहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन 3, एदर इन्फरेंस और कारण ऑफ इन्फरेंस, राइट। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेत्ताभास के ऊपर एक सेशन अवेलेबल है, आप लोग इस चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो। वहाँ पर हम लोगों ने सारे हेत्ताभास को डिटेल में एक्सप्लेन किया है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है, उसको भी डिस्कस किया है। तो आप इस चैनल में जाकर चेक कर सकते हो। अब अगला प्रश्न। Which of the following statements is inconsistent with गिलबर्ट राइल्स घोस्ट इन द मशीन। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन गिलबर्ट राइल के मशीन में प्रेत, ठीक है, ये चुड़ैल भूत जो भी आप बोल सकते हो, कि सिद्धांतों के समानुरूप है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ये जो चुड़ैल है, ठीक है, वो जाकर आपको आज रात में मिलेगा, देख लेना। जोक्स अपार्ट, तो देखो ऑप्शन 1 कि द फ्रेज देयर ओकर मेंटल प्रोसेस डज नॉट मीन द सेम सॉर्ट ऑफ द थिंग एज देयर ओकर फिजिकल प्रोसेसेस। मतलब ये कथन कि जो मानसिक क्रिया में घटित होता है और जो शारीरिक क्रिया में भी घटित होता है समान नहीं है। या फिर ऑप्शन 2, द फ्रेज देयर ओकर मेंटल प्रोसेस मीन सेम सॉर्ट ऑफ थिंग्स एज देयर ओकर फिजिकल प्रोसेस। मतलब ये कथन कि जो मानसिक क्रिया में घटित होता है और जो शारीरिक क्रिया में घटित होता है वो समान है। या फिर ऑप्शन 3, बोथ फिजिकल प्रोसेस एंड मेंटल प्रोसेस ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम। मतलब मानसिक क्रिया और शारीरिक क्रियाएँ दोनों एक ही आधार से उत्पन्न होता है। या फिर ऑप्शन 4, बोथ फिजिकल प्रोसेस एंड मेंटल प्रोसेस आर क्रिएटेड बाय घोस्ट इन द मशीन। मतलब मानसिक क्रियाएँ और शारीरिक क्रियाएँ दोनों में ही मशीन में निहित प्रेत द्वारा सृजित है। तो इनमें से कौन सा कथन समानुरूप है कि घोस्ट इन द मशीन जो गिलबर्ट राइल ने दिया है। तो फ्रेंड्स,
गिलबर्ट रायल ये घोस्ट इन द मशीन ये डेकार्ट्स के जो माइंड बॉडी डुअलिज्म है, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज करके ये सिद्धांत आया है। और इस सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, ये कथन कि जो मानसिक क्रिया में घटित होता है और जो शारीरिक क्रिया में भी घटित होता है, ठीक है, वो समान नहीं है। द फ्रेज देयर ओकर मेंटल प्रोसेस डज नॉट मीन द सेम सॉर्ट ऑफ थिंग्स एज देयर ओकर फिजिकल प्रोसेसेस, ठीक है। तो ऑप्शन 1 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब अगला प्रश्न। तो न्याय दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सौधेतु की विशेषता नहीं है? तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सौधेतु अकॉर्डिंग टू द न्याय? तो ऑप्शन 1 पक्ष सत्य, ऑप्शन 2 विपक्ष सत्य, ऑप्शन 3 परामर्श या फिर ऑप्शन 4 सपक्ष सत्य। तो न्याय दर्शन के अनुसार 5 टाइप्स के सौधेतु हैं और वो है पक्ष सत्य, सपक्ष सत्य, विपक्ष सत्य, अबाधी तत्व और असत प्रतिपक्षत्व, ठीक है। तो ये परामर्श नहीं है, तो ऑप्शन 3 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर असर्शन और रीजनिंग पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बुद्धिज्म के कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों को देखना होगा। तो असर्शन में क्या है कि ए स्टेट ऑफ प्लेजर इज ए स्टेट ऑफ सफरिंग, मतलब सुख की स्थिति एक दुख की स्थिति है। और रीजन में क्या है कि सर्वम दुखम दुखम, ठीक है। तो सर्वम दुखम दुखम, तो क्या असर्शन सही है या रीजन सही है या फिर दोनों सही है या फिर दोनों गलत है? तो आप बताओ। तो फ्रेंड्स, जो बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग, ठीक है, ए स्टेट ऑफ प्लेजर इज़ ए स्टेट ऑफ सफरिंग, ये बिल्कुल सही है। और जो रीज़न है सर्वम दुखम दुखम, ये भी सही है, राइट। और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। देखो, क्योंकि जो असर्शन पर ये अपना जो सफरिंग की बात हो रहा है, ठीक है, तो रीज़न पर वही सफरिंग को बोल रहा है कि डिस्क्राइब कर रहा है कि सर्वम दुखम दुखम, राइट। तो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। बर्ट्रैंड रसेल की द प्रॉब्लम ऑफ फिलोसफी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही कोड का चयन कीजिए। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू बर्ट्रैंड रसेल्स द प्रॉब्लम ऑफ फिलोसफी एंड चूज द करेक्ट कोड। तो ऑप्शन 1 सेंस डाटा इज डिस्क्राइब्ड एज प्राइवेट, मतलब इंद्रिय प्रदत्त विषय के रूप में वर्णित है, क्या ये सही है? या फिर ऑप्शन 2 सेंस डाटा इज इंटरप्रिटेड एज पब्लिक ऑब्जेक्ट कैपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग इवन इफ अनसेंस्ड, मतलब इंद्रिय प्रदत्त विषय की व्याख्या लोक वस्तु के रूप में की जाती है जो अनुभव में ना आने पर भी अस्तित्व में रहता है। या फिर ऑप्शन 3 द सेंसेशन ऑफ हार्डनेस ceases to exist if I remove my hand from contact with the table, मतलब टेबल से अपने हाथ के संपर्क को हटाने के बाद, ठीक है, कठोरता का संवेदन समाप्त हो जाता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है द प्रॉब्लम ऑफ फिलोसफी के अकॉर्डिंग, रसेल का जो है? तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने, ठीक है, ऑप्शन को ठीक से देखा है तो देखो, सेंस डाटा इज डिस्क्राइब्ड एज प्राइवेट, ठीक है, अगर ये ऑप्शन सही है तो ऑप्शन 2 ये गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शन 2 गलत है तो ऑप्शन 1 सही है, ठीक है। तो देखो, जो सेंस डाटा इज डिस्क्राइब्ड एज प्राइवेट ये बिल्कुल सही है, द प्रॉब्लम ऑफ फिलोसफी के अकॉर्डिंग ये सही है। और उसके साथ साथ ये जो द सेंसेशन ऑफ हार्डनेस ceases to exist if I remove my hand from contact with the table, ठीक है, ये भी सही है, तो ये याद रखो, ठीक है। तो 1 और 3 कहाँ पर है? ऑप्शन 4 पर, राइट। तो ऑप्शन 4 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब अगला प्रश्न। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द लाइट ऑफ नीत्शेज विल टू पावर एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो नीत्शे की जो विल टू पावर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन 1 विल टू लाइव इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, मतलब जिजीविका जीवन का मूल सिद्धांत है। या फिर ऑप्शन 2 व्हाट ह्यूमन्स डिज़ायर इज़ मेरी सेल्फ प्रिजर्वेशन, मतलब मनुष्य मात्र आत्म संरक्षण की इच्छा रखता है। या फिर ऑप्शन 3 प्लेजर इज़ द अल्टीमेट प्रिंसिपल दैट मीन नॉर्मली डिज़ायर, मतलब सुख वो आधारभूत सिद्धांत है जिसकी मनुष्य
सामान्यतः इच्छा करते हैं। या फिर ऑप्शन 4, मेन विलिंगली सैक्रिफाइस प्लेजर एंड इनक्योर सफरिंग फ्रॉम द सेक ऑफ ग्रेटर पावर। मतलब मनुष्य सुख का इच्छापूर्वक बलिदान करता है और अधिक शक्ति के लिए सुख पाता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन 4, द मैन विलिंगली सैक्रिफाइस प्लेजर एंड इनक्योर सफरिंग फ्रॉम फॉर द सेक ऑफ ग्रेटर पावर। आप लोग इसको ऐसे याद रख सकते हो कि नीचे की विल टू पावर जो है, ठीक है, तो वहाँ पर पावर है, यहाँ पर भी पावर की बात हो रही है। ठीक है, तो आप इससे रिलेट कर सकते हो। ओके, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है। अब अगला प्रश्न, तो हेगेल के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू विथ रेफरेंस टू हेगेल। ठीक है, तो यहाँ पर नॉट ट्रू कौन सा है ये ढूंढना होगा। तो देखो ऑप्शन 1, डायलेक्टिकल मेथड बिगिन्स विथ एन एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट दैट गिव्स राइज टू ए कॉन्ट्राडिक्शन बोथ ऑफ व्हिच आर फाइनली रिकॉन्साइल्ड इनटू वन। क्या ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है? ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, राइट। और देखो ऑप्शन 2, ट्रूथ इज ए लिविंग लॉजिकल प्रोसेस। मतलब सत्य एक जीवित तार्किक प्रक्रिया है, यह भी सही है। ऑप्शन 3, द डायलेक्टिकल मूवमेंट इज द लॉजिकल सेल्फ अनफोल्ड ऑफ थॉट्स। ये तो बिल्कुल सही है, राइट। देखो द्वंद्वात्मक विचारधारा विचारों की तार्किक आत्माभिव्यक्ति है, राइट। तो ये डायलेक्टिकल मूवमेंट तो हेगल के साथ मैच करता है। अब देखो ऑप्शन 4, रियलिटी इज ए होमोजीनियस एम्पिरिकल वन। मतलब सत्ता समग्र अनुभव है, ये गलत हो जाएगा। तो ऊपर में ये 3 ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन 4 तो गलत हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन 4 ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसको याद रखो कि कौन कौन सा ये सत्य है अगर पूछा जाए तो 1, 2 एंड 3, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। कि डायलेक्टिकल मेथड बिगिन्स विद एन एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट दैट गिव्स राइज टू ए कॉन्ट्राडिक्शन बोथ ऑफ व्हिच आर फाइनली रिकॉइल्ड इनटू वन। और ट्रूथ इज ए लिविंग लॉजिकल प्रोसेस। और द डायलेक्टिकल मूवमेंट इज द लॉजिकल सेल्फ अनफोल्डिंग ऑफ थॉट्स। तो हेगल के अनुसार रियलिटी क्या है? कि रियलिटी इज दैट व्हिच इज इटर्नल, अनचेंजेबल एंड ए सिस्टमेटिक होल, राइट। ये एम्पिरिकल वन ये नहीं है। और हेगल से और 2 बात याद रखो कि उसका जो ट्राइबल प्रोसेस है, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, राइट। और उनका एक कोटेशन है कि द रैशनल इज एक्चुअल और रियल एंड द एक्चुअल इज रैशनल। ठीक है, अब अगला प्रश्न, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू विथ रेफरेंस टू सेंट ऑगस्टिन एंड सेंट एंसेलम। तो सेंट ऑगस्टिन और सेंट एंसेलम के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन 1, बोथ सेंट ऑगस्टिन एंड सेंट एंसेलम अप्लाइड टू अथॉरिटी ऑफ द स्क्रिप्चर। मतलब सेंट ऑगस्टिन और सेंट एंसेलम दोनों ही शास्त्रों को प्रभुता को स्वीकार करते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है, राइट। दोनों ने नहीं किया है। और ऑप्शन 2, सेंट एंसेलम अपील्ड टू द अथॉरिटी ऑफ स्क्रिप्चर व्हेयर सेंट ऑगस्टिन अपील्ड टू द अथॉरिटी ऑफ रीजन, ये भी गलत है। और ऑप्शन 3, बोथ अपील्ड टू द नेसेसरी रीजन फॉर द ट्रूथ्स ऑफ द फेथ, ये भी गलत है। और ऑप्शन 4, सेंट ऑगस्टिन अपील्ड टू स्क्रिप्चर व्हेयर सेंट एंसेलम अपील्ड टू रीजन फॉर द ट्रूथ्स ऑफ द फेथ, ये सही है। मतलब सेंट ऑगस्टिन शास्त्रों की प्रभुता को स्वीकार करते हैं, जबकि सेंट एंसेलम आस्था की सत्यता के लिए तर्कों को स्वीकार करते हैं। सेंट एंसेलम ने कहा है कि विदाउट फेथ ए मैन इज ब्लाइंड टू अंडरस्टैंड गॉड हु इज लाइट। ओके, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है। अब अगला प्रश्न, तो फ्रेंड्स ये भी एक असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछा गया है और ये ऑगस्टिन के बारे में पूछा गया है। तो असर्शन में क्या है कि द हायरार्की ऑफ रियलिटी इन्वॉल्व्स डिग्रीज गुडनेस, डिग्रीज ऑफ बीइंग एंड डिग्रीज ऑफ यूनिटी। मतलब सत्ता के सोपानक क्रम में शुभता, सत्ता एवं एकता का क्रम निहित है। और रीजन क्या है कि प्योर इविल इज द पोलर ऑपोजिट ऑफ गॉड ऑन द हायरार्की। मतलब सोपानक क्रम में शुद्ध अशुभ ईश्वर के पूरी तरह से विपरीत है। तो इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या फिर
दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। ओके, तो असर्शन में क्या है कि द हायरार्की ऑफ रियलिटी इन्वॉल्व्स डिग्रीज गुडनेस, डिग्रीज ऑफ बीइंग एंड डिग्रीज ऑफ यूनिटी। ये तो बिल्कुल सही है। और रीज़न क्या है कि प्योर इविल इज़ द पोलर ऑपोजिट ऑफ गॉड ऑन द हायरार्की। ये गलत है, ये सही नहीं है। तो असर्शन इज़ ट्रू एंड रीज़न इज़ फॉल्स, मतलब ऑप्शन 3 ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब इविल के बारे में सेंट ऑगस्टिन ने, ठीक है, उनका 3 विचार है और वो है कि इट हैज़ बीन सेड दैट इविल इज़ नेसेसरी फॉर द एनहांसमेंट ऑफ द ग्रेटर गुड, और इविल इज़ रिगार्डेड एज प्राइवेटिव गुड, और मैन इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज मोरल फॉल, सो वी शुड नॉट ब्लेम गॉड फॉर दिस फॉल। और सेंट ऑगस्टिन ने कहा है कि गॉड डज नॉट क्रिएट इविल बट हैज़ टू परमिट इविल। तो दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट फार्मूला टू एक्सप्लेन मोरल इविल which was the real problem of सेंट ऑगस्टिन। राइट, तो सेंट ऑगस्टिन के अनुसार ये जो प्योर इविल है, ठीक है, वो जो ईश्वर है उसका ऑपोजिट नहीं है। ओके, अब अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि असर्शन में है हेगेल कॉल्स गॉड द आइडिया, और रीज़न क्या है कि बिकॉज दिस आइडिया कंटेंट्स विद इन इटसेल्फ द एंटायर लॉजिको डायलेक्टिकल प्रोसेस। ये तो दोनों सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो असर्शन में है प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स और एथिस्ट, मतलब जो सोक्रेटिस के पूर्ववर्ती दार्शनिक थे वो अनिश्वरवादी था। और रीजन में क्या है कि गॉड्स ऑफ द प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स डू नॉट इंटरफेयर विद द नेचुरल वर्ल्ड, मतलब सोक्रेटिस के पूर्ववर्ती दार्शनिकों के दृष्टिकोण में ईश्वर प्राकृतिक जगत में हस्तक्षेप नहीं करता। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है, या फिर दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। तो देखो, जो प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स और एथिस्ट, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि बहुत सारे थियस्ट हैं, राइट, मतलब वो लोग ईश्वर पे विश्वास करते थे। प्री सोक्रेटिस बोले तो थेल्स से लेकर ये डेमोक्रेटस के तक, राइट, तो ये सारे तो ईश्वर के ऊपर विश्वास करते थे। और उन लोगों ने के द्वारा गॉड्स ऑफ द प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स डू नॉट इंटरफेयर विद द नेचुरल वर्ल्ड, तो ईश्वर ये प्राकृतिक जगत में हस्तक्षेप नहीं करता है, ये सही है। ओके, तो ऑप्शन 4 असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ओके, अब अगला प्रश्न। हु अमंग द फॉलोइंग प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स बिलीव्ड इन द यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स। निम्नलिखित में से सोक्रेटिस का पूर्ववर्ती कौन सा दार्शनिक विरोध का ऐक्य में विश्वास रखता था। तो ऑप्शन 1 हेराक्लिटस, ऑप्शन 2 एनाक्सिमेंडर, ऑप्शन 3 जेनोफेंस, या फिर ऑप्शन 4 पार्मेनिडिस। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये एक स्टैटिक क्वेश्चन भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1 हेराक्लिटस। ओके, तो हेराक्लिटस ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन टू फिलोसफी कंसिस्ट इन द conception of unity in diversity and difference in unity। ठीक है, तो ये यूनिटी ऑफ ऑपोजिट सेम ही है। तो ऑप्शन 1 हेराक्लिटस इज द करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू प्लेटोज थ्योरी ऑफ नॉलेज एंड मार्क द करेक्ट कोड फ्रॉम द बिलो। तो प्लेटो के ज्ञान मीमांसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन 1 कॉन्जेक्चुरल नॉलेज इज़ ए काइंड ऑफ सेंसस नॉलेज, मतलब काल्पनिक ज्ञान इंद्रिय ज्ञान का एक प्रकार है। ऑप्शन 2 सोर्स ऑफ बिलीफ इज़ सेंस परसेप्शन, मतलब विश्वास का सूत्र इंद्रिय प्रत्यक्ष है। या फिर ऑप्शन 3 कॉन्जेक्चर एंड बिलीफ आर ग्रुप्ड अंडर ओपिनियन, मतलब कल्पना एवं विश्वास मत की श्रेणी में है। या फिर ऑप्शन 4 डायलेक्टिकल नॉलेज रेस्ट ऑन हाइपोथेसिस, मतलब इंद्रियात्मक ज्ञान प्राक कल्पना पर आधारित होता है। तो इनमें से कौन सा सही है प्लेटो के जो नॉलेज का जो थ्योरी है। तो फ्रेंड्स जो ऑप्शन 4 है डायलेक्टिकल नॉलेज रेस्ट ऑन हाइपोथेसिस, ठीक है, तो ये मुझे मालूम नहीं है, तो हम बाकी ऑप्शन को चेक करेंगे। तो देखो ऑप्शन 1 कॉन्जेक्चुअल नॉलेज इज़ ए काइंड ऑफ सेंसस नॉलेज, ये तो बिल्कुल सही है, राइट। और ऑप्शन 2 सोर्स ऑफ बिलीफ इज़ सेंस परसेप्शन, ये भी सही है।
प्लेटो के अकॉर्डिंग। तो 1 और 2 तो सही है। तो देखो 1 2 के साथ 4 ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन 4 ये तो डिलीट हो जाएगा, राइट। और ऑप्शन 3 में क्या है कि कॉन्जेक्चर एंड बिलीफ आर ग्रुप्ड अंडर ओपिनियन, ये भी बिल्कुल सही है, राइट। तो 1 2 एंड 3 तो ऑप्शन 3 पर है, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये जो ओपिनियन है, ठीक है, तो ट्रू ओपिनियन समटाइम्स इज राइट एंड समटाइम्स नॉट, तो बिकॉज इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन नॉलेज। ओके, अब अगला प्रश्न। द प्रैग्मेटिक टेस्ट ऑफ मीनिंग एज ए मेथड ऑफ settling metaphysical disputes that otherwise might be interminable is proposed by which one of the following philosophers? तो तत्वमीमांसीय असहमतियों के समाधान की पद्धति के रूप में अर्थ का उपयोग परीक्षण महत्वपूर्ण है, अन्यथा समस्या असामाध्य रहेगी। तो ये विचार निम्नलिखित में से किस दार्शनिक द्वारा प्रस्तावित है? तो ऑप्शन 1 C.S. पीर्स, ऑप्शन 2 विलियम जेम्स, ऑप्शन 3 जॉन ड्यूए, या फिर ऑप्शन 4 इरविंग लुइस। तो फ्रेंड्स ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2 विलियम जेम्स। तो आप लोग इससे याद रख सकते हो कि प्रैग्मेटिक जो फिलोसोफर, ठीक है, वो विलियम जेम्स है। और यहाँ पर प्रैग्मेटिक टेस्ट के बारे में बात किया है जॉन ड्यूए, ये भी प्रैग्मेटिक फिलोसोफर है, लेकिन विलियम जेम्स पहले आया था, तो आप इससे याद रख सकते हो। अब अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स ये असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो और ये लॉक के फिलोसफी के संदर्भ में पूछा गया है। तो असर्शन में क्या है कि इन्फ्रेंट्स इन द ओम्ब अकॉर्डिंग टू लॉक हैव नो कॉम्प्लिकेटेड थॉट, मतलब लॉक के अनुसार गर्भाशय में शिशु कोई जटिल विचार नहीं रखते। और रीज़न में क्या है कि माइंड इज़ एन एम्प्टी टैबलेट, कि जो मानव मस्तिष्क एक एम्प्टी टैबलेट है। तो ये असर्शन और रीजनिंग दोनों ही सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, राइट। तो ऑप्शन 2, तो ऑप्शन 2 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। असर्शन एंड रीजन आर बोथ ट्रू एंड रीजन प्रोवाइड्स करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। अगला प्रश्न। Which one of the following is not a महावाक्य? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक महावाक्य नहीं है? तो ऑप्शन 1 तत्त्वमसि, ऑप्शन 2 अहं ब्रह्मास्मि, ऑप्शन 3 सर्वं खलिदं ब्रह्म, या फिर ऑप्शन 3 अयमात्मा ब्रह्म। ओके, तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन 3 सर्वं खलिदं ब्रह्म ये महावाक्य नहीं है। तो महावाक्य कौन कौन सा है? तत्त्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि और अयमात्मा ब्रह्म, ठीक है। तो 4 वेद एक्सेप्टेड है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये चारों वेद में एक एक महावाक्य है। और देखो जो तत्त्वमसि है वो सामवेद का महावाक्य है, और जो अहम ब्रह्मास्मि है वो यजुर्वेद का महावाक्य है, और अयमात्मा ब्रह्म ये अथर्ववेद का महावाक्य है। और जो ऋग्वेद है, ठीक है, उसका जो महावाक्य होगा वो है प्रज्ञानं ब्रह्म। तो ये सारे याद रखो, हो सकता है इससे एक क्वेश्चन आपको पूछा जाए। अब अगला क्वेश्चन। Which one of the following has said immorality is the consumption of the life process within the ego? मतलब निम्नलिखित में से किसने कहा है कि अमरता आत्मा के जीवन में निहित तो सभी शक्तियों की परिणति है? तो ऑप्शन 1 केसी भट्टाचार्य, ऑप्शन 2 राधाकृष्णन, ऑप्शन 3 विवेकानंद, या फिर ऑप्शन 4 इकबाल। तो फ्रेंड्स ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन 4 इकबाल। तो आप लोग जो ईगो है, ठीक है, इससे आप लोग याद रख सकते हो। तो ईगो ये इकबाल के साथ मैच हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेंटेन्स दैट रिलीजन इज़ नॉट ए क्रीड और ए कोड बट एन इंसाइट इनटू रियलिटी? मतलब अधोलिखित में से किसका मानना है कि धर्म कोई सिद्धांत या निर्देश नहीं है, बल्कि ये तो सत की अंतर्दृष्टि है? तो ऑप्शन 1 गांधी, ऑप्शन 2 विवेकानंद, ऑप्शन 3 राधाकृष्णन, या फिर ऑप्शन 4 टैगोर। तो फ्रेंड्स ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 राधाकृष्णन। तो रिलीजन इज़ नॉट ए क्रीड और ए कोड बट एन इंसाइट इनटू रियलिटी, ये राधाकृष्णन ने कहा है, ठीक है। तो ये याद रखो।
अब अगला प्रश्न पे आते हैं। Which one of the following holds the view that Maya is neither good nor bad but it is neutral from both? तो निम्नलिखित में से किसका ये मत है कि माया ना शुभ है ना अशुभ है, अपितु इन दोनों से तटस्थ है? तो ऑप्शन 1 गांधी, ऑप्शन 2 टैगोर, ऑप्शन 3 विवेकानंद या फिर ऑप्शन 4 श्री अरविंदो। तो फ्रेंड्स ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन ही है, ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 विवेकानंद। तो विवेकानंद के अनुसार ये माया ना तो शुभ है ना तो अशुभ है, ठीक है, लेकिन ये न्यूट्रल है। और विवेकानंद का और एक आते हैं कि माया के बारे में कि माया इज़ कॉन्सिव्ड जस्ट एज ए फैक्ट अबाउट द नेचर ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो ये भी याद रखो। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Who holds that when you deprive truth of its appearance, it loses the best part of reality? तो ये किसका मत है कि यदि सत्य को उसकी प्रतीति से सर्वथा पृथक कर दिया जाए तो सत्य का एक महत्वपूर्ण अंश खो जाता है? तो ये किसका मत है? तो ऑप्शन 1 श्री अरविंद, ऑप्शन 2 इकबाल, ऑप्शन 3 गांधी या फिर ऑप्शन 4 टैगोर। तो फ्रेंड्स ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन 4 टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर का ये मत याद रखो कि व्हेन यू डिप्राइव ट्रूथ ऑफ इट्स अपीयरेंस इट लूजेस द बेस्ट पार्ट ऑफ रियलिटी। ओके, अब अगला प्रश्न। ए गुड क्लॉक मेकर कैन कंस्ट्रक्ट 2 clocks which will keep such perfect time that they forever strike the hours at the same moment. This position is acceptable to? एक अच्छा घड़ी निर्माता 2 ऐसे घड़ियों का निर्माण कर सकता है जो समय के संदर्भों में इतनी सटीक होगी कि वो घंटों को जानकारी एक ही समान क्षण में प्रदान करेगी। तो ये स्थिति निम्नलिखित में से किसका स्वीकार्य है? तो ऑप्शन 1 स्पिनोजा, ऑप्शन 2 लाइबनिज, ऑप्शन 3 डेकार्त या फिर ऑप्शन 4 लॉक। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने जो क्लॉक का आइडिया है, ठीक है, वो कहाँ पर पाया है? जहाँ पर हम लोगों ने लाइबनिज के पढ़ा था कि उसका जो क्लॉक थ्योरी है, हम लोगों ने पिछले एक सेशन में एक क्वेश्चन में किया था कि लाइबनिज का जो क्लॉक थ्योरी है, ठीक है, वो किसके साथ मैच करता है। तो हम लोगों ने लाइबनिज पर क्लिक किया था। तो इस क्वेश्चन का भी जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2 लाइबनिज। तो एक अच्छा घड़ी निर्माता 2 ऐसे घड़ियों का निर्माण कर सकता है जो समय के संदर्भ में इतनी सटीक होगी कि वो घंटे की जानकारी एक ही समान क्षण में प्रदान करेगी। तो ये लाइबनिज के साथ मैच हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन। द कॉन्सेप्ट ऑफ कैटेगरीज वाज एडवोकेटेड बाय? तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्गन की अवधारणा का समर्थन किया गया है? तो ऑप्शन 1 कांट, ऑप्शन 2 कांट एंड एरिस्टोटल, ऑप्शन 3 कांट एंड लॉक या फिर ऑप्शन 4 कांट एंड बार्कले। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है कांट एंड एरिस्टोटल, मतलब ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 2 कहाँ पर है? ऑप्शन 1 पर, राइट। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि किसका ऑप्शन कहाँ पर है। तो ऑप्शन 1 ये हमारा करेक्ट आंसर है। और जो एरिस्टोटल का जो कैटेगरीज है, ठीक है, वो 10 है और जो कांट का कैटेगरीज है वो 12 है, ठीक है। तो ये याद रखो। तो एरिस्टोटल का जो 10 कैटेगरीज है वो कौन कौन सा है? सब्सटेंस, क्वालिटी, क्वांटिटी, रिलेशन, प्लेस, टाइम, पोजीशन, स्टेट, एक्शन और पैशन या फिर ऑक्साफिक्शन, राइट। और जो कांट का जो 12 कैटेगरीज है वो तो आप लोग जानते हो कौन कौन सा है, ठीक है। अगर नहीं जानते हो तो इस चैनल में जाओ, जाकर कांट का एक सेशन है तो वहाँ पर जाकर आप लोग देख लो। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द आइडियाज इम्प्रिंटेड ऑन द सेंसेस बाय गॉड आर कॉल्ड रियल थिंग्स अकॉर्डिंग टू? तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईश्वर द्वारा इंद्रियों पर अंकित प्रत्ययों को यथार्थ वस्तुएं कहा जाता है? तो ऑप्शन 1 लॉक, ऑप्शन 2 बार्कले, ऑप्शन 3 ह्यूम या फिर ऑप्शन 4 लाइबनिज। तो फ्रेंड्स बार्कले के अनुसार जो आइडियाज़ है, आइडियाज़ ऑफ इम्प्रिंटेड ऑन सेंसेस बाय गॉड आर कॉल्ड रियल थिंग्स। ओके, तो ऑप्शन 2 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये स्टैटिक क्वेश्चन भी है, तो एज इट इज़ याद रखो।
ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्राइबल ट्रांसफॉर्मेशन इन इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ श्री अरविंदो इज, तो श्री अरविंदो के विकास सिद्धांतों के त्रिविध रूपांतरण का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन 1 साइकी, स्पिरिचुअल एंड सुपरमेंटल, ऑप्शन 2 स्पिरिचुअल, सुपरमेंटल एंड साइकी, ऑप्शन 3 साइकी, सुपरमेंटल एंड स्पिरिचुअल, या फिर ऑप्शन 4 स्पिरिचुअल, साइकी एंड सुपरमेंटल। तो श्री अरविंदो का जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, ट्रांसफॉर्मेशन इन इवोल्यूशनरी है, वो यही है कि चैत्य, आध्यात्मिक एवं अतिमानसिक, मतलब साइकी, स्पिरिचुअल एंड सुपरमेंटल। तो ये 3 ट्राइबल ट्रांसफॉर्मेशन इवोल्यूशनरी थ्योरी है। ओके, तो ऑप्शन 1 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, Which one of the following maintains that what is spoken must be in the first instance believed? तो निम्नलिखित में से किसने कहा कि जो कहा जाए उसे प्रथम दृष्टता मान्य होना चाहिए? तो ऑप्शन 1 राधाकृष्णन, ऑप्शन 2 जे कृष्णमूर्ति, ऑप्शन 3 केसी भट्टाचार्य, या फिर ऑप्शन 4 इकबाल। तो फ्रेंड्स ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन 3 केसी भट्टाचार्य। तो केसी भट्टाचार्य के अनुसार, मतलब कृष्णचंद्र भट्टाचार्य के अनुसार, जो कहा जाए उसे प्रथम दृष्टता मान्य होना चाहिए। और एक बात याद रखो, जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो बार बार ऑप्शन को चेंज मत करो, ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट इंटेंशन में आपका जो ऑप्शन सिलेक्ट होगा वही करेक्ट होगा। तो फ्रेश माइंड में जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो फर्स्ट जो ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे वही मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सही होता है। अगर बार बार ऑप्शन को चेंज करोगे तो आपको ये मतलब है कि इसका सियोरिटी नहीं है, तो आप उस ऑप्शन को छोड़कर निकल जाओ, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखो, और लास्ट में अगर टाइम बचा तो उस ऑप्शन को जाकर देख लो। ऐसा नहीं है कि आप उस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाओ, ठीक है, उस क्वेश्चन को भी सिलेक्ट करके आना है, ठीक है, सारे ग्रीन करके आना है। और एक बात, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, अगर आपको कुछ भी एजुकेशन गेस नहीं आ रहा है, आपको याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जिस क्वेश्चन को जानते नहीं हो, ठीक है, उसको पहले क्वेश्चन में ए लगाया, दूसरे क्वेश्चन को जानते नहीं हो उसको बी लगाया, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ एक को पकड़ो और सारे को क्लिक करके आ जाओ, मतलब सारे, मतलब जो आपको नहीं आते हैं। अगर कुछ भी ना होने से 1-2 हो जाए तो अच्छा ही है, ठीक है, इसमें बुरा क्या है, तो ये बात याद रखो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द 4 स्टेजेस ऑफ थियोरेटिक कॉन्शियसनेस अकॉर्डिंग टू कृष्णचंद्र भट्टाचार्य। तो कृष्णचंद्र भट्टाचार्य के अनुसार सैद्धांतिक चेतना का जो विविध 4 स्तर है, ठीक, उसका सही क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन 1 ऑब्जेक्टिव, एम्पिरिकल, स्पिरिचुअल और ट्रांसेंडेंटल, या फिर ऑप्शन 2 एम्पिरिकल, स्पिरिचुअल, ऑब्जेक्टिव और ट्रांसेंडेंटल, या फिर ऑप्शन 3 एम्पिरिकल, ऑब्जेक्टिव, स्पिरिचुअल, ट्रांसेंडेंटल, या फिर ऑप्शन 4 स्पिरिचुअल, ट्रांसेंडेंटल, ऑब्जेक्टिव और एम्पिरिकल। ओके, तो जो थ्योरेटिक कॉन्शियस का जो 4 स्टेजेस है वो यही है कि एम्पिरिकल, ऑब्जेक्टिव, स्पिरिचुअल और ट्रांसेंडेंटल, ठीक है। तो ऑप्शन 3, तो ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा, मतलब अनुभविक, विषयनिष्ठ, आत्मनिष्ठ और पुरात्ममूलक। ओके, तो आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो असर्शन में है अकॉर्डिंग टू कांट स्पेस इज एन अप्रायोरी आइडिया, और रीजन में क्या है कि बिकॉज द माइंड पोजेस पावर टू परसीव स्पेस एंड टाइम अप्रायोरी। मतलब कांट के अनुसार देश एक प्रागनुभूमिक प्रत्यय है, क्योंकि देश और काल के प्रत्यय की शक्ति मन से प्रागनुभूमिक है। तो कौन सा करेक्ट है, कौन सा फॉल्स है, ये आप लोगों को बताना होगा। तो देखो, कांट के अनुसार देश एक प्रागनुभूमिक प्रत्यय है, मतलब एन अप्रायोरी आइडिया, ये तो बिल्कुल सही है। और रीजन क्या है कि देश और काल प्रत्यय की शक्ति मन में प्रागनुभूमिक है, मतलब द माइंड पोसेस पावर टू परसीव स्पेस एंड टाइम अप्रायोरी, ये भी सही है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ओके, तो ऑप्शन 1 बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion, ठीक है।
ओके, तो दैट्स ऑल। उम्मीद करूँगा ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन पर, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, बाय।